हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे सितंबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यानी कि पूरे सितंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स है, हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सितंबर महीने के अंदर बने हैं, वो सभी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सितंबर का जो महीना रहा है, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो अगर आप इस महीने की करंट अफेयर्स को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो इस महीने से पूछे जाएंगे, उसका आंसर आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो ये पूरे सितंबर महीने की कंप्लीट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सितंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। दादा साहब फाल्के जो थे वो भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में 2020 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, ये एक भारतीय अभिनेत्री को दिया गया है, जिनका नाम है आशा पारेख। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको ये सम्मान प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशा पारेख। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, और इस तरीके से आप अपने एग्जाम तक इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आशा पारेख हैं, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की 52वीं विजेता हैं। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, अगर ईयर मेंशन ना हो तो भी आपको बताना है आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे सितंबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति है। आपको बताना है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन पिछले साल दिसंबर महीने में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाद से ही यह पद खाली हो गया था, और अब भारत के दूसरे CDS के रूप में नियुक्त कर दिया गया है अनिल सिंह चौहान को। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान जो हैं, ये अब भारत के नए CDS बन गए हैं, या आप कह सकते हैं ये भारत के दूसरे CDS बन गए हैं। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है, यानी कि इन्होंने टेनिस से अब संन्यास ले लिया है। आपको बताना है कि कौन से देश से संबंध रखते हैं। तो रोजर फेडरर का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक महान टेनिस खिलाड़ी थे, और हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो ये कौन से देश से थे? ये स्विट्जरलैंड से थे, याद रखिएगा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि रोजर फेडरर ने अपने करियर में टोटल 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कितने चीतों को छोड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 17 सितंबर के दिन, जो कि इनका जन्मदिन है, तो इन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर ही भारत के अंदर 8 चीतों को छोड़ा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो चीते हैं, उनको 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था, यानी कि 1952 के बाद से भारत में कोई भी चीता नहीं देखा गया। लेकिन अब भारत में इनको फिर से बचाया जा रहा है, और उसी के प्रयास में हाल ही में 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको रिलीज किया है, ये आपको याद रखना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, तो ये मध्य प्रदेश के जिस जिले में पड़ता है उसका नाम है श्योपुर जिला। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है कूनो नेशनल पार्क, जहां पर 8 चीतों को छोड़ा गया है। इन 8 चीतों में से 5 तो फीमेल हैं, यानी कि 5 मादा चीता हैं, और बाकी जो 3 हैं वो मेल चीता हैं, यानी कि नर चीता हैं। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि इन चीतों को कहाँ से लाया गया है भारत में। तो इन चीतों को एक अफ्रीकी देश से लाया गया है, जिसका नाम है नामीबिया। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, और काफी एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है, जिससे हमको पता चलता है कि इनोवेशन के मामले में, यानी कि नवाचार के मामले में, कौन सा देश कितना आगे है।
सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो इंडेक्स होता है इसको जारी करती है एक संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। अब दूसरी बात याद रखनी है कि इसमें 132 देशों को शामिल किया गया है। इन 132 देशों में से नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। तो कम से कम आपको टॉप 3 याद रखने हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन। फिर अगर हम बात करें भारत की तो याद रखिएगा भारत इस बार 40वें स्थान पर है। हालांकि पिछले बार भारत 46वें स्थान पर था, तो भारत ने यहाँ पर 6 पायदान की ग्रोथ की है और अब 40वां स्थान हासिल किया है। इसी तरीके से आपको बॉटम कंट्री भी याद रखना है, जो सबसे नीचे है वो कंट्री है गिनी। तो बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत कौन से स्थान पर है, आंसर हो जाएगा 40। नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजपथ है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक के बीच का जो मार्ग है उसी को राजपथ कहा जाता है और यहीं पर हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर परेड का भी आयोजन होता है। तो अब क्या है, अब राजपथ का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर के दिन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंतर्गत इसका उद्घाटन कर दिया है। अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको साथ में ही बताऊंगा ताकि आपको उनको याद रखने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कौन से स्थान पर किया? यहाँ पर आपको पिछली पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया गेट के पास में एक छतरी नुमा आकृति है और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक स्टैचू का अनावरण किया गया है, यानी कि एक स्टैचू स्थापित की गई है और उसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप उस स्टैचू को देख सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी की ये जो स्टैचू है इसकी ऊंचाई है 28 फीट और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर बनाई गई है। और एक बात आपको और याद रखनी है कि इसको कौन से मटेरियल से बनाया गया है, इसको ग्रेनाइट से बनाया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो ब्रिटेन के इससे पहले तक प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद अब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री एक महिला बनी है जो कि ब्रिटेन के इतिहास की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है और इनका नाम है लीज ट्रस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन सी पार्टी की है? ये कंजर्वेटिव पार्टी की है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो याद रखिएगा देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जाएगी लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हानले और यहाँ पर है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले स्थानों में से एक है और यहाँ पर दूरबीन के जरिए ब्रह्मांड का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसी के चलते खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? लद्दाख के अंदर हानले नाम की जगह पर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसमें 2021 के लिए दिया गया है कुमार सानू को, जो कि भारत के मशहूर पार्श्व गायक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुमार सानू को 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में जब 28 सितंबर 2022 को भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती मनाई गई थी, तो उस अवसर पर इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिए गए हैं। अब ये 3 सालों के लिए हाल ही में दिए गए हैं। 2019 के लिए दिया गया है भारत के मशहूर पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए दिया गया है एक मशहूर संगीतकार जोड़ी को जिनका नाम है आनंद मिलिंद, और 2021 के लिए मैंने आपको बताया मशहूर पार्श्व गायक कुमार सानू को दिया गया है। तो तीनों साल के आपको याद रखने हैं क्योंकि तीनों को एक साथ ही दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में कितने % की बढ़ोतरी की गई है? तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनके लिए हाल ही में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। पहले था 34% और अब बढ़ाकर कर दिया गया है 38%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% का इजाफा किया गया है और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन को DCGI से आपात उपयोग की मंजूरी मिल गई है। आपको बताना है कि इसको किसने बनाया है।
सबसे पहले आपको बता दूं, इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन का मतलब ये है कि इसमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, इसको डायरेक्टली नाक के सहारे दिया जा सकता है। तो ये जो वैक्सीन है इसको नाम दिया गया है इनकोवैक, और इस इनकोवैक नाम की वैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद के अंदर स्थित है, इसी ने इसको बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत बायोटेक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 30 सितंबर को किसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नए और उन्नत संस्करण को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है, और जो अपग्रेडेड वर्जन है उसको नाम दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई से लेकर के गांधीनगर के बीच में इसको रवाना किया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मुंबई से लेकर के गांधीनगर के बीच में ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई है, ये देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसी से रिलेटेड अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने नई तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है, इसको क्या नाम दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय रेलवे ने जो नई तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है उसको नाम दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के अंदर सितंबर महीने तक टोटल 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। ये जो 2 हैं इनको तो 2019 में ही शुरू किया गया था, और अभी जो अपग्रेडेड वर्जन के साथ तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई उसका नाम है गांधीनगर मुंबई वंदे भारत ट्रेन। तो गांधीनगर से लेकर के मुंबई के बीच में इसको रवाना किया गया है बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पिट्सबर्ग में आयोजित ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के अंदर भारत का नेतृत्व किसने किया है। तो पिट्सबर्ग नाम की जो जगह है ये है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, और यहीं पर हाल ही में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम यानी कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच का आयोजन किया गया था। यानी कि किस तरीके से क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है उस पर यहाँ चर्चा की गई। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग नाम की जगह पर, और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर चलना है, और जब ये वीडियो एंड होगा तो आप सितंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो चमड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत के जो कौशल विकास मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है स्केल। अब स्केल का मतलब ही होता है संवर्धन। तो उनकी क्षमता में, उनके कौशल विकास में बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इस बार की जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका आयोजन किया गया था सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो कंट्री नंबर 1 पर रहा वो था अमेरिका, यानी कि अमेरिका के पहलवानों ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से सिर्फ 2 मेडल जीते हैं भारत ने, और वो भी दोनों के दोनों हैं कांस्य पदक। अब ये 2 मेडल किसने जीते हैं, तो एक तो है विनेश फोगाट, महिलाओं में जीता है विनेश फोगाट ने, और ये आप जानते हैं 53 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर खेलती हैं। इसी तरीके से दूसरा जो मेडल जीता है वो जीता है बजरंग पुनिया ने, और बजरंग पुनिया आपको पता है 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस बार की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं, दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल हैं। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पर लिखा है। हाल ही में किस भारतीय शहर ने पहली बार माउंटेन साइकिल विश्व कप की मेजबानी की है। तो माउंटेन साइकिलिंग का जो वर्ल्ड कप है ये भारत के अंदर पहली बार हुआ, और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो लद्दाख की राजधानी लेह में इसका आयोजन किया गया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है।
तो देखिए जो नेशनल टीचर प्राइज होता है ये भारत में दिया जाता है हर साल 5 सितंबर के दिन, क्योंकि 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। तो भारत में हर साल 5 सितंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है और ये देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो भारत की जो इस समय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने साल 2022 के लिए कुल 46 टीचर्स को सम्मानित किया है, 46 टीचर्स। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। ये कितने साल की थी? तो एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की क्वीन थी, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और ये 96 साल की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि 1926 के अंदर इनका जन्म हुआ था, फिर उसके बाद ये 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी और अपनी डेथ तक यानी कि 2022 तक ये ब्रिटेन की क्वीन रही। तो इस तरीके से लगभग 70 सालों से भी ज़्यादा समय तक ये ब्रिटेन की क्वीन रही। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इनकी डेथ कब हुई, तो डेट याद रखिएगा, 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हुआ है। स्कॉटलैंड के अंदर एक जगह है बाल्मोरल कासल, वहीं पर इनकी डेथ हुई है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, 10 सितंबर को किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन के सम्राट और राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में घोषित किया गया है? तो क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके जो बेटे हैं यानी कि चार्ल्स तृतीय, अब ये बन गए हैं ब्रिटेन के सम्राट। और क्योंकि ये ब्रिटेन के सम्राट हैं तो ये राष्ट्रमंडल के प्रमुख भी होंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन के जो किंग बन गए हैं, इनका नाम है चार्ल्स तृतीय और इनकी जो वाइफ है यानी कि कैमिलिया, वो बन गई हैं क्वीन कंसर्ट ऑफ यूके। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु पर भारत के अंदर एक दिन का जो राष्ट्रीय शोक रखा गया था वो कौन से दिन रखा गया? तो इनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर के दिन और भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक रखा गया था 11 सितंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 से लेकर के 19 सितंबर तक किस देश का दौरा किया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हो गई थी 8 सितंबर को, तो उसके बाद 19 सितंबर को लंदन में उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था और उसमें शामिल होने के लिए भारत की तरफ से गई थी द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया, सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की ये पहली विदेश यात्रा थी, ये भी आपको याद रखनी है। हाल ही में कैबिनेट ने तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट को डिजाइन और विकसित करने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो तेजस फाइटर जेट है इसको बनाया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है। तो तेजस विमानों को बनाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अब इसी तेजस विमान का जो एडवांस्ड वर्जन है उसको बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा तेजस 2.0 और इसी के लिए इसको डिजाइन और विकसित करने के लिए हाल ही में कैबिनेट ने 6500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, 6500 करोड़ रुपए। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी विकसित टीके का क्या नाम है? तो महिलाओं के अंदर जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी रोकथाम के लिए भारत के अंदर पहली बार इंडिजिनसली कोई वैक्सीन बनाई गई है, यानी कि स्वदेशी रूप से कोई वैक्सीन बनाई गई और इसका नाम रखा गया है सर्वावैक। सर्वावैक नाम की ये जो वैक्सीन है इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे के अंदर बेस्ड है। महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसी के खिलाफ हाल ही में क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है सर्वावैक। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विश्व डेयरी सम्मेलन है ये भारत ने इसकी मेजबानी 48 सालों के बाद की है। आखिरी बार ये भारत में हुआ था सन 1974 में, तो अब 48 साल के बाद भारत ने फिर से इसकी मेजबानी की है। तो इस बार ये कहाँ पर हुआ है? इस बार इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा है ये दिल्ली एनसीआर रीजन के अंतर्गत आता है। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर नई दिल्ली हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थीम रखी गई थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड, यानी कि पोषण और आजीविका के लिए डेयरी।
अब ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और इसी के साथ में आपको सितंबर 2022 के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया है। महान्यायवादी को ही अंग्रेजी में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, और ये एक संवैधानिक पद है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देश के नए अटॉर्नी जनरल अब बन गए हैं आर वेंकट रमणी। इनसे पहले थे के वेणुगोपाल, लेकिन अब बन गए हैं भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। तो इसी के साथ देखते हैं कि सितंबर 2022 के महीने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। तो सबसे पहले आप इनको खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है भारत के नए महान्यायवादी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, देश के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं आर वेंकट रमणी। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बन गए हैं अनिल सिंह चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान भारत के नए सीडीएस बन गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के नए अध्यक्ष बन गए हैं डीवाई चंद्रचूड़। जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है ये भारत में लोक अदालतों का आयोजन करता है, तो इसके अब नए अध्यक्ष बन गए हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जो कि फुटबॉल के लिए भारतीय संस्था है, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कल्याण चौबे अखिल। और फिर आखिर में है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये जो संस्था है ये भारत में मेडिकल रिसर्च की फील्ड में काम करता है। इसके नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले थे डॉक्टर बलराम भार्गव, लेकिन अब आईसीएमआर के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। तो ये इस महीने की जो नेशनल लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं वो थी। इसी तरीके से मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो इनको आपको एक जगह ही नोट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल है, 21 सितंबर को जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, ये किस राज्य से थे। तो भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हाल ही में डेथ हो गई है। पहली बात आपको याद रखनी है कि इनका असली नाम जो इनका था वो था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का असली नाम था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि यूपी। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजू श्रीवास्तव ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी। तो याद रखना है आपको 2014 में राजू श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के अंदर राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो ये कौन से रीजन में बनेगा। तो ये बनाया जाएगा बुंदेलखंड रीजन में, क्योंकि अभी तक बुंदेलखंड रीजन में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं था। तो ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन का पहला होगा और पूरे यूपी का ये चौथा होगा, जबकि पूरे भारत का अगर आपसे पूछें तो पूरे भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी के अंदर चौथा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। सबसे पहले बना था दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि है लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है पीलीभीत के अंदर। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर के अंदर। और अब चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट जिले में होगा। यहाँ पर ये जो जिला है ये है चित्रकूट जिला और यहीं पर बनाया जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि पूरे यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए जो इंडिगो एयरलाइंस है इसका मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है और अब इसके नए सीईओ बन गए हैं पीटर एल्बर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीटर एल्बर्स। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान चलाया गया है। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम का जो अभियान चलाया गया ये एक समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान था। यानी कि जो भारत के समुद्र तट हैं उनको स्वच्छ बनाने के लिए ये एक जन भागीदारी अभियान था और इसको 15 दिनों तक चलाया गया है। तो इसका शुभारंभ किया था भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य ने नंजरायण टैंक को अपना 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। तो नंजरायण टैंक जो है ये पक्षी अभ्यारण्य डिक्लेयर कर दिया गया है तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु के जिस जिले में ये पड़ता है उसका नाम है तिरुपुर जिला। तो तिरुपुर जिले में नंजरायण टैंक को अब एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि तमिलनाडु का 17वां बर्ड सेंचुरी बना है।
भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। फिर दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जापान, चौथे स्थान पर है जर्मनी और फिर 5वें स्थान पर अब भारत आ चुका है। यानी कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 2029। तो एसबीआई के अनुमानों से पता चलता है कि 2029 में भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा और इस तरीके से अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की एक समिति गठित की है? तो भारत के अंदर नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई जाएगी और उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक 47 सदस्यीय कमेटी बनाई है, यानी कि इस कमेटी में 47 मेंबर्स होंगे। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए। 8 और 9 सितंबर को राज्य सहकारिता मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था और ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं यानी कि अमित शाह, उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। सितंबर 2022 में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं भारत के गौतम अडानी। तो गौतम अडानी, जिनके बारे में आप जानते होंगे, अडानी ग्रुप के ये चेयरमैन हैं। तो ये आज के समय एलोन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इसी तरीके से अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरून इंडिया के द्वारा जो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची हाल ही में जारी की गई है उसके मुताबिक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी और दूसरे नंबर पर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेम इसी तरीके से हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भी रिच लिस्ट 2022 जारी की है, यानी कि भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची, और इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल से लेकर के जून के बीच में देश की जीडीपी विकास दर कितने % रही? तो हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 13.5%। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और ये आंकड़े जारी किए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस भारतीय राज्य में बनाया जाएगा? तो अभी के समय जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। लेकिन जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत के अंदर बनेगा और ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर एक जिला है नादिया, और नादिया जिले के अंदर मायापुर नाम की जगह पर यह मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। और इस मंदिर का नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरियम, यानी कि वैदिक तारामंडल का मंदिर। हाल ही में कनाडा के किस शहर में एक सड़क का नाम भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मरखम शहर। तो मरखम शहर जो कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत में है, तो यहीं पर हाल ही में एक सड़क का नाम भारत के मशहूर संगीतकार AR रहमान के नाम पर रख दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में ये कनाडा की यात्रा पर गए हुए थे और उसी दौरान यहाँ की एक सड़क का नाम इनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो एरोन फिंच, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और इन्होंने अपना जो आखिरी वनडे मैच खेला वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री स्कूल्स योजना की शुरुआत की है। आपको बताना है कि इसमें कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के शिक्षक दिवस के अवसर पर एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल्स योजना। और इस योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। इन्हीं स्कूलों को नाम दिया गया है पीएम श्री स्कूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सितंबर को इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल्स योजना। और इसी के अंतर्गत ये जो पीएम श्री है इसका मतलब है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसके अंतर्गत 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा और इन्हीं स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स कहा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु। तो बेंगलुरु शहर के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की गई है, यानी कि यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन का उत्पादन किया जाएगा। तो इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी जो हैं ये इटली की एक अंतरिक्ष यात्री हैं और हाल ही में इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमांडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गांव के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो गांव के अंदर कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जल दूत। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। तो इस जल दूत नाम के एप्लीकेशन के जरिए गाँव के अंदर जो कुएं होते हैं उसमें वाटर लेवल का पता लगाया जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसको घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पहली चीज तो ये कि ये पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त हो चुका है। दूसरा, यहाँ पर हर एक घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है, यानी कि जल जीवन मिशन के तहत भी यहाँ पर हर एक घर में पाइप्ड वाटर का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक हैं यानी कि एडमिरल डी के जोशी, उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया है। किस देश की महिला क्रिकेटर रेचल हेंस ने 15 सितंबर को क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो रेचल हेंस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस मंत्रालय ने कचरे से खिलौने बनाने की एक प्रतियोगिता शुरू की है जिसका नाम है स्वच्छ टॉयकथॉन? तो स्वच्छ टॉयकथॉन नाम की ये जो प्रतियोगिता है इसको शुरू किया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये जो स्वच्छ टॉयकथॉन की शुरुआत की है ये एक तरीके से वेस्ट के जरिए खिलौने बनाने की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई है? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की जो सालाना मीटिंग होती है उसका हाल ही में आयोजन किया गया है। इस बार की ये जो मीटिंग हुई है इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद नामक शहर में किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि आप जानते हैं SCO के अंदर 8 मेंबर कंट्रीज हैं। तो इन कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस समिट पे शामिल हुए थे। जैसे कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। इसी तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के राष्ट्रपति शाहबाज शरीफ और इसी तरीके से जो मध्य एशिया के देश हैं उनके लीडर्स भी यहाँ पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक शंघाई सहयोग संगठन में टोटल 8 मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन अब एक नया ऐड हो चुका है और ये SCO का 9वां सदस्य देश बना है। तो इस कंट्री का नाम है ईरान। अभी जो 22वां सम्मेलन हुआ था SCO का, उसी के दौरान ईरान को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है 9वें सदस्य देश के रूप में। ईरान तो यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। एक और कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस।
तो बेलारूस ने अभी अभी एससीओ के अंदर शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो बेलारूस ने आवेदन किया है, जबकि ईरान जो है ये एससीओ का 9वां सदस्य देश बन चुका है। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो एससीओ के सदस्य देशों ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब से हर साल किसी एक शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसके तहत जो सबसे पहली एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बनी है, यह है भारत की वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वाराणसी शहर है, इसको एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ये 2022-23 के लिए है। वर्ष 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अध्यक्षता करेगा? तो 2022 में तो अध्यक्षता की है उज्बेकिस्तान ने, और इसके बाद अब 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा अपना भारत। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। 19 सितंबर को इनमें से किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो अभय क्लास का एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था, जिसका नाम था आईएनएस अजय, और इस आईएनएस अजय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था सन 1990 में। तो 1990 में इसको कमीशन किया गया था, और अब 32 साल की सेवा के बाद 2022 में इसको डी कमीशन कर दिया गया है, यानी कि इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसके लिए जो डी कमीशनिंग समारोह था वो मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था। किस वरिष्ठ राजनेता ने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद आपको पता है ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने पहले तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद अब इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जयंती पटनायक, और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। 1992 से लेकर के 1995 के बीच इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सितंबर महीने के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन्स की डेथ हुई है, जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। तो साइरस मिस्त्री जो थे ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे, और टाटा सन्स में 18.4% की इनकी हिस्सेदारी भी थी। तो हाल ही में इनकी एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कमल नारायण सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनके बारे में एक खास बात यह है कि ये भारत के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने केवल 17 दिनों के लिए ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जिनका असली नाम था सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, और ये यूपी से थे। भारत के प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल, यानी कि एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, और इनको 2021 में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म विभूषण। फिर इसके अलावा द्वारका शारदा पीठ के जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है? तो पूरी दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाया जाएगा गुजरात के भावनगर में, और इसी की हाल ही में आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने इनमें से किस भारतीय को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाया है? तो स्टारबक्स जो कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी है, और इसका मुख्यालय अमेरिका के सिएटल में है। तो अब इस स्टारबक्स कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय को बनाया गया है, जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 2022 का खिताब जीत लिया है? सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डूरंड कप प्रतियोगिता होती है ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, और इसको पहली बार जीता है बेंगलुरु के फुटबॉल क्लब ने। तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है इसको, और इसने फाइनल में हराया मुंबई सिटी को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इस बार जो डूरंड कप प्रतियोगिता हुई थी ये इसका 131वां संस्करण था, जिसका आयोजन भारत के 3 जगहों पर किया गया था। एक तो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, गुवाहाटी जो कि असम का एक मशहूर शहर है,
और फिर इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है। तो 3 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था और इसको जीता है बेंगलुरु की टीम ने पहली बार। इसने फाइनल में हराया मुंबई सिटी को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? तो भारत का जो फुटबॉल महासंघ है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अब उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं कल्याण चौबे अखिल। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खिलाड़ी के बाद अध्यक्ष बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक है 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 132वां। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है इसमें सभी कंट्रीज को 0 से लेकर के 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है और सबसे ज़्यादा स्कोर है स्विट्जरलैंड का, यानी कि स्विट्जरलैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्कोर है 0.633 और इसके चलते भारत को 132वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले 2020 में भारत की रैंक थी 130 और उससे भी पहले 2019 में भारत की रैंक थी 131। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे आखिर में जो देश है यह है दक्षिणी सूडान, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस देश का सबसे कम है स्कोर वो देश है दक्षिणी सूडान। 18 से 20 सितंबर के बीच राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के जो राज्यों के पर्यटन मंत्री हैं उनका राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था और उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। जो धर्मशाला शहर है इसको हिमाचल प्रदेश की सेकंड कैपिटल कहा जाता है। तो यहीं पर हाल ही में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की है या फिर अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसी तरीके से कुछ और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो में आगे एक साथ बता दूंगा, तो आप बहुत ही आसानी से इनको याद रख पाएंगे। न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर अब भारत की नई उच्चायुक्त एक महिला बनी है जिनका नाम है नीता भूषण। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है, नीता भूषण न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर भारत की नई हाई कमिश्नर बन गई हैं। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नाम का घोड़ा उपहार में दिया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये हाल ही में एक पूर्वी एशियाई देश की यात्रा पर गए थे जिसका नाम है मंगोलिया। तो मंगोलिया में आपको पता है फेमस गोबी मरुस्थल भी है। तो मंगोलिया के अंदर इन्होंने यात्रा की है और ये भारत के पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने मंगोलिया को विजिट किया। तो इनकी इस यात्रा के दौरान जो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वहां का राजसी घोड़ा उपहार में दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस घोड़े को नाम दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये इनकी विजिट काफी महत्वपूर्ण थी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 को किस टीम ने जीत लिया है? अब एशिया कप क्रिकेट की यहाँ पर बात हो रही है। क्रिकेट के अंदर जो एशिया कप होता है इस बार इसका आयोजन किया गया था यूएई के अंदर। यूएई के 2 शहर चुने गए थे, दुबई और शारजा, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अब आयोजन तो यहाँ पर हुआ, इसको जीता किसने है? इसको जीता है श्रीलंका कंट्री ने। श्रीलंका ने 6ठी बार इसको जीता है और इसने फाइनल में हराया पाकिस्तान को। भारत की अगर हम बात करें तो भारत इसमें फाइनल में एंटर नहीं कर पाया था, भारत पहले ही यहाँ पर बाहर हो गया था। तो श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल में गए थे, श्रीलंका ने इसको जीत लिया है। अब ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स के बारे में है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अब देखिए जो यूएस ओपन होता है ये साल के 4 ग्रैंड स्लैम में से चौथा टूर्नामेंट होता है, यानी कि सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम यही होता है। तो इसका हाल ही में आयोजन किया गया। इसमें आपको 2 याद रखने हैं, एक तो पुरुष एकल और दूसरा महिला एकल। पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो इसके विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज। यहाँ पर आप इनको देख पा रहे हैं, ये 19 वर्ष के एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये आज के समय दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। तो कार्लोस अल्काराज जो हैं ये कौन से देश से हैं? ये स्पेन कंट्री के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस बार फाइनल में हराया है नॉर्वे के कैस्पर रूड को।
सेम इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि यूएस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल को जीता है ईगा स्वियातेक ने। ये अपनी कैटेगरी में यानी कि महिलाओं में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और ये पोलैंड कंट्री की हैं। पोलैंड की हैं ईगा स्वियातेक, जिन्होंने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने अगर आपसे पूछें कि किनको हराया, तो इन्होंने हराया है ट्यूनीशिया के खिलाड़ी को, जिनका नाम था ओन्स जबेओर। वैसे मैंने इस पूरे टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो बनाया है, यानी कि 2022 के अंदर जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नामक दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। तो चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। चीन की एक कंपनी है, बीजिंग में स्थित है, उसका नाम है सिनोजीन बायोटेक्नोलॉजी, और उसी कंपनी ने इस भेड़िए को यानी कि जो जंगली आर्कटिक भेड़िया है उसका क्लोन तैयार किया है और उसको नाम दिया है माया। 17 सितंबर 2022 से साल भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हैदराबाद है उसको निजाम के शासन से आज़ादी मिली थी 17 सितंबर 1948 को, और इसी के चलते हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो अभी जो इसका 1 साल लंबा कार्यक्रम शुरू हुआ है 17 सितंबर 2022 से लेकर के 17 सितंबर 2023 तक चलेगा, तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अमित शाह जो हैं वो हैदराबाद की यात्रा पर गए थे और उसी दौरान इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसको आप वैसे भी बहुत ही आसानी से कर सकते थे, क्योंकि जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने ही पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को निजाम के शासन से आज़ादी दिलाई थी। तो उसी तरीके से हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। 4 सितंबर को साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बताना है कि ये किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको ये बताया था कि सितंबर महीने में किन किन इंपॉर्टेंट पर्सन्स की डेथ हुई है, तो इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो साइरस मिस्त्री जो हैं ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक सड़क दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने जन शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम द हैसी का मतलब है सीएम को सूचित करें। तो ये जो पोर्टल है ये राज्य के नागरिकों के लिए है, मणिपुर के। तो मणिपुर राज्य के जो नागरिक हैं वो इस वेब पोर्टल के जरिए शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और वो अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। फिर इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, केंद्र सरकार ने देश के कितने प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 3। तो भारत के 3 मेजर रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो कौन से वो 3 रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा? एक तो है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, दूसरा है अहमदाबाद का, और तीसरा है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो भारत के 3 मेजर रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कि उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, और इस काम में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की खर्च आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 रेलवे स्टेशन हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, और तीसरा है मुंबई शहर का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19 सितंबर को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में आप जानते होंगे, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 2021 में ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन 2021 में इन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था पंजाब लोक कांग्रेस। तो पंजाब लोक कांग्रेस जो है अब इसका बीजेपी में विलय कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। जनवरी 2023 में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश के अंदर होगा?
तो इससे पहले तक अंडर 19 लेवल का महिलाओं का T20 विश्व कप नहीं होता था, लेकिन पहली बार ये होने वाला है जनवरी 2023 में। तो ये कहाँ पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो INS विक्रांत है ये भारत के अंदर बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसको हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया है कोच्चि शहर में। तो PM नरेंद्र मोदी इसके लिए केरल की यात्रा पर गए थे और वहां पर इन्होंने कोच्चि शहर में इसको कमीशन कर दिया है, यानी कि भारतीय नौसेना अब इसका इस्तेमाल कर सकती है। वैसे तो अभी के समय भारत के पास एक और भी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, लेकिन जो INS विक्रमादित्य है इसको भारत ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि इसको भारत ने रसिया से खरीदा है। तो अब जो INS विक्रांत है ये अब भारत ने खुद ही बनाया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि INS विक्रांत को भारत के कौन से शिपयार्ड ने बनाया है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अब तक भारत में बनाया गया सबसे बड़ा युद्धपोत है, क्योंकि इसकी जो टोटल लंबाई है इस तरीके से वो है 262 मीटर, जबकि इसकी टोटल जो चौड़ाई है ये है 62 मीटर। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि 2 सितंबर को किसने औपनिवेशिक अतीत से अलग भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की यात्रा पर गए हुए थे 2 सितंबर को, और वहीं पर इन्होंने INS विक्रांत को कमीशन किया। तो इसी समारोह के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है भारतीय नौसेना का नया ध्वज। तो इसमें जो पहले सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था अब उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वो भारत के औपनिवेशिक काल की याद दिलाता था। तो इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, और भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है शम नो वरुणः वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यूरिख डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो ज्यूरिख डायमंड लीग का आयोजन किया जाता है इसका फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो भाला है वो 88.44 मीटर फेंका और इस तरीके से इन्होंने इसको जीत लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सबसे पहले आपको बता दूं, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ये भारत का एक मुस्लिम राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। तो हाल ही में क्या हुआ था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके कुछ जो सहयोगी संगठन हैं उनको राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया गया था, और उसके बाद ही ये एक्शन लिया गया है भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसके तहत इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 ईयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, तो इसने सितंबर 2022 में रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? तो रेपो रेट में RBI ने चेंजेस किए हैं और 0.5% बढ़ाया गया है। 50 आधार अंकों से बढ़ाने का मतलब है 0.5% की वृद्धि। तो पहले थी 5.4% और अब हो चुकी है 5.9%। ये सितंबर 2022 के एंड तक सही है, फिर उसके बाद इसमें कभी भी चेंज हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो RBI के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 7%। पहले RBI ने अनुमान दिया था 7.2%, लेकिन अब उसको कम करके कर दिया है 7%। और सितंबर 2022 के एंड तक ये सभी रेट्स करेक्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि ये कभी भी चेंज हो सकता है, जो कि आप आने वाली वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 77वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली है उसकी हर साल मीटिंग होती है। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, लेकिन इस बार भारत की तरफ से यहाँ पर गए थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
30 सितंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के कितने क्षेत्रों का औपचारिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है जहां पर उसने जनमत संग्रह करवाया था। यहाँ पर आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं, यह है यूक्रेन और इधर है रसिया। तो रसिया ने हाल ही में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को औपचारिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि टेक ओवर कर लिया है। ये 4 क्षेत्र हैं लुहांस्क, दोनेत्स्क, इसके अलावा जपोर्जिया और चौथा है खेरसान। तो ये वो यूक्रेन की ऐसी 4 क्षेत्र हैं जहां पर रूस के मुताबिक रूस ने यहाँ पर रेफरेंडम कराया था और यहाँ के लोगों ने रूस के शासन में रहने का फैसला किया था। तो इन 4 क्षेत्रों को रसिया ने ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 4 क्षेत्र। हाल ही में 23 सितंबर को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो हाल ही में मिले और ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था जिसका आयोजन किया गया गुजरात के एकता नगर में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो एकता नगर गुजरात में। उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक साथ बताऊंगा जो भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के इनको याद कर पाएं। तो आइए देखते हैं एक करके। सबसे पहले ये जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हुआ है एकता नगर गुजरात में और इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर पर्यटन मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है वो आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और इसका उद्घाटन किया था जो भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, यानी कि जी किशन रेड्डी ने। ये भारत के संस्कृति मंत्री भी हैं। फिर इसके बाद खान मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था तेलंगाना के हैदराबाद में। भारत के खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तेलंगाना के हैदराबाद में और इसका उद्घाटन किया है प्रहलाद जोशी ने, जो कि भारत के केंद्रीय खान मंत्री हैं। फिर इसके बाद राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है वो आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। आपको पता होगा पिछले साल भारत के अंदर एक नया मंत्रालय बनाया गया था, सहकारिता मंत्रालय, और उसके मंत्री बने हैं अमित शाह। तो अमित शाह ने ही इसका उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद अगला है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। तो विज्ञान पर चर्चा करने के लिए ये जो सम्मेलन हुआ है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, इसमें भारत के राज्यों के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था। इसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद गुजरात में और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर इसके बाद एक ही बचता है द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण हुआ है ये आयोजित किया गया गुजरात के सूरत में और इसका उद्घाटन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस तरीके से आपको इन सभी को एक साथ याद रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 में किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री जो है ये दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स का एक टूर्नामेंट था और इसका आयोजन मोरक्को में हुआ। तो इसमें भारत के एक मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है देवेंद्र सजरिया। तो इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपको बताना है कि 17 सितंबर को किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया है। तो भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, यानी कि सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में जो लागत आती है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा है और इसी को कम करने के लक्ष्य के साथ हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अनावरण किया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि हाल ही में किसने एक देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है रक्तदान अमृत महोत्सव, यानी कि लोगों को नियमित रूप से ब्लड डोनेट करने के बारे में जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो ये जो अभियान है ये किसने शुरू किया था? भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के किस गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 लोगों को नामित किया जा सकता है। तो हाल ही में इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के एक गुर्जर मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुलाम अली। तो इनको हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने नामित किया है राज्यसभा में।
भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो महारत्न कंपनियों का मतलब है जो भारत के अंदर सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, तो उनकी अब संख्या हो चुकी है 12। तो हाल ही में जिस कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है यह है REC लिमिटेड, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए और उसके विकास के लिए काम करती है। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बन चुकी है। बाकी जो कंपनियां हैं उनके भी नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सभी को मेंशन कर दिया है। ईज 4.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के लिए किस बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर 12 सरकारी बैंक हैं, तो उनके सुधार के लिए सरकार एक एजेंडा चलाती है जिसको बोलते हैं ईज। तो जो ईज 4.0 चलाया गया था उसके तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऐसे आपको सिंपली याद रखना है कि भारत के अंदर जो 12 सरकारी बैंक हैं उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इनमें से भारतीय मूल की वो कौन सी व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में ब्रिटेन का नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर गृह मंत्री बनी है एक भारतीय मूल की व्यक्ति जिनका नाम है सुएला ब्रेबरमैन। सुएला ब्रेबरमैन जो है यह ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। इससे पहले भी इस पद पर एक भारतीय मूल की ही महिला थी जिनका नाम था प्रीति पटेल। तो अब उनकी जगह ले ली है सुएला ब्रेबरमैन ने। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो कि श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। यानी कि यहाँ पर आपको उस देश का नाम बताना है जो कि श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करता है। तो ये कंट्री है अपना भारत, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इससे पहले तक 2017 से लेकर के 21 तक चीन इस मामले में सबसे आगे था, लेकिन अब भारत जो है इस मामले में सबसे आगे आ चुका है। 22 सितंबर को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की जो हाल ही में बैठक हुई है इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जहां पर इस साल 77वां सत्र आयोजित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो वहीं पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक आयोजित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समिट हुई हैं सितंबर महीने में, जो कि आपको याद रखना है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर हुई है विश्व डेयरी सम्मेलन 2022। इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में और इसका उद्घाटन किया था खुद भारत के प्रधानमंत्री ने। फिर इसके बाद भारत और जापान के बीच में 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया और ये इसका दूसरा संस्करण था। यानी कि भारत और जापान के बीच में दूसरी बार 2+2 डायलॉग हुई है, जिसका आयोजन जापान की मेजबानी में टोक्यो शहर के अंदर किया गया। और इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक हुई और ये इसकी पहली मंत्रिय स्तरीय बैठक थी, जिसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। फिर इसके बाद SCO के राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक हुई थी ये 22वीं मीटिंग थी और इसका आयोजन इस बार कहाँ पर किया गया था? उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की जो बैठक हुई थी इसका आयोजन किया गया था पिट्सबर्ग अमेरिका में और इसमें भारत की तरफ से गए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देन इसके बाद सबसे आखिर यहाँ पर याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 77वां सत्र आयोजित किया गया था यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। तो ये सितंबर महीने के सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर मिला है? तो भारत की एक मशहूर उद्योगपति हैं डॉक्टर स्वाति पिरामल और ये पिरामल ग्रुप जो है उसकी उपाध्यक्ष हैं। तो इनको हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है लीजन ऑफ ऑनर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब अविवाहित महिलाएं भी कितने सप्ताह के भीतर गर्भपात कराने की पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 सप्ताह।
तो विवाहित महिलाओं की तरह अब अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह के भीतर एबॉर्शन करा सकती हैं और ये हाल ही में फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी महिला को उसके वैवाहिक स्तर से उसको एबॉर्शन के राइट से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 24 सप्ताह। सितंबर 2022 में किस कंट्री ने भारत से हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्मेनिया। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट है नगोर्नो काराबाग रीजन को लेकर के, और उसको लेकर हाल ही में दोनों कंट्रीज के बीच में संघर्ष भी हुआ था। तो उसी के बाद अब आर्मेनिया ने भारत से हथियारों की खरीद का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए के जो हथियार हैं वो भारत से आर्मेनिया भेजे जाएंगे। इसमें भारत पहली बार जो पिनाका बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसको भी यहाँ पर निर्यात करेगा। निम्न में से कौन सी कंपनी ने बीसीसीआई के सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजन का अधिकार हासिल किया है? यानी कि बीसीसीआई के द्वारा जो भी टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे उसके लिए टाइटल स्पॉन्सर होगा मास्टर कार्ड। तो पहले पेटीएम कंपनी थी लेकिन अब पेटीएम की बजाय मास्टर कार्ड को ये अधिकार दिए गए हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स का अब ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर बन गया है मास्टर कार्ड। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसका 77वां सत्र शुरू हुआ है और इसके अध्यक्ष बने हैं काशाबा कोरोसी। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष होता है उसको 1 साल के लिए चुना जाता है और अब बन गए हैं काशाबा कोरोसी। ये कौन से देश से हैं? ये हंगरी के व्यक्ति हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप इनको खुद से ट्राई करें फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए किंग बन गए हैं चार्ल्स तृतीय। जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी डेथ हो गई, तो उनके जो बेटे हैं चार्ल्स तृतीय अब ये बन गए हैं ब्रिटेन के नए सम्राट। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं लीज ट्रस जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। इटली की नई प्रधानमंत्री जो बनेंगी उनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी, क्योंकि इनकी जो पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी उसने हाल ही में जीत हासिल की है और इस तरीके से ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी जियोर्जियो मेलोनी। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी हैं, ये अब होंगे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। नाउरू के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रस कुन। जो नाउरू कंट्री है ये ओशिनिया महाद्वीप में एक आइलैंड कंट्री है। अंगोला जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जोआओ लोरेंको। तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो देश के 76th चेस ग्रैंड मास्टर अब बन गए हैं प्रणव आनंद, और ये किस जगह से हैं? ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे चेस से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 के अंडर 16 वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया है? अब ये जो वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप हुई है इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि इसका आयोजन किया गया था रोमानिया में, रोमानिया कंट्री के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसमें 2 भारतीयों ने मेडल जीते हैं। एक तो अंडर 14 वर्ग के अंदर जीता है इन्होंने, जिनका नाम है ए आर इलमपार्थी, और इसी तरीके से अंडर 16 वर्ग के विजेता हैं प्रणव आनंद जो कि भारत के 76th ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यही 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अंडर 14 में विजेता हैं ए आर इलमपार्थी और अंडर 16 में विजेता हैं प्रणव आनंद। यहाँ पर पूछा गया अंडर 16 का, सो आंसर हो जाएगा प्रणव आनंद। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आपको बताना है कि ये जो बुक है ये किसके भाषणों का संग्रह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज भी देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का ये कलेक्शन है। मई 2019 से लेकर के मई 2020 के बीच में, मई 2019 से मई 2020 यानी कि 1 साल के दौरान इन्होंने जो भाषण दिए थे उसका कलेक्शन इस बुक के अंदर किया गया है। इनमें से किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड हाल ही में दिया गया है एक भारत के राज्य को जिसका नाम है पश्चिम बंगाल।
तो पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड रिसीव करने के लिए जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो 2023 के मार्च महीने में जर्मनी की यात्रा पर जाएंगी। वहाँ पर बर्लिन के अंदर एक समारोह होगा जहाँ पर इनको ये सम्मान दिया जाएगा। हाल ही में 2 और 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस नए जिले का शुभारंभ किया है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा नया जिला बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगस्त महीने तक टोटल जिलों की संख्या थी 28, लेकिन सितंबर महीने में ही छत्तीसगढ़ के अंदर 5 नए जिले बन गए हैं और इस तरीके से अब छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल जिलों की संख्या हो गई है 33। तो अब ये जो 5 नए जिले बने हैं ये कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो इसमें से 28 तो पहले से ही थे। जो 29वां जिला बना उसका नाम है मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ का 30वां जिला बना शारंगढ़ बिलाईगढ़। 31वां जिला बना खैरागढ़ छुई खदान गंडई। 32वां जिला बना मनेन्द्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर और 33वां जिला बना शक्ति। तो इस तरीके से अब छत्तीसगढ़ के अंदर 33 जिले हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 सितंबर को इन 3 जिलों का उद्घाटन किया गया था यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार विधानसभा सत्र के दौरान महिला सदस्यों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया था। यानी कि विधानसभा सत्र के दौरान पूरा का पूरा जो एक दिन है वो महिलाओं के लिए ही रिजर्व किया गया था। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं ने ही अपनी बात रखी और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ही बातचीत की गई। तो ऐसा किया है हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख को सिंगापुर की सरकार ने सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के ये पूर्व नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल सुनील लांबा, और इनको हाल ही में सिंगापुर की सरकार ने सराहनीय सेवा पदक देकर सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील लांबा। G20 लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? यानी कि आपको पता है 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। तो भारत की अध्यक्षता में जो G20 सम्मेलन होगा जहां पर दुनिया भर के लीडर्स आएंगे, तो उसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, भारत अपने किस पड़ोसी देश को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? यानी कि जब G20 सम्मेलन भारत में होगा नई दिल्ली के अंदर, तो भारत इनमें से वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसको इनवाइट करेगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत ने इन सभी कंट्रीज को इनवाइट करने का फैसला किया है गेस्ट कंट्रीज के रूप में, और इसमें बांग्लादेश भी है। इसके अलावा है मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। तो इसमें बांग्लादेश जो है ये भारत का एक पड़ोसी देश है। इनमें से किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान जो कि एक मध्य एशिया का देश है, यहाँ की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। 2019 तक इसकी राजधानी का नाम अस्ताना ही था, तो पुरानी जो राजधानी का नाम था वो अब फिर से रख दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की अनाउंसमेंट की है? तो दौलताबाद किला जो है ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर। आपको पता होगा हाल ही में औरंगाबाद शहर का नाम भी बदल दिया गया था, और ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि औरंगाबाद शहर का नया नाम क्या है। तो औरंगाबाद के अंदर ही है दौलताबाद किला, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है देवगिरी किला। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। किस देश की मशहूर अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का हाल ही में निधन हो गया है? तो लुइस फ्लेचर जो हैं, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अमेरिका की एक मशहूर एक्ट्रेस थी। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, और इनको आपको बता दूं 1975 के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि भारत के अलावा विदेशों से जो प्रमुख व्यक्तियों की डेथ हुई है उनके बारे में। भारतीय लोगों के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के अलावा किसी भी और कंट्री के जो फेमस पर्सन्स की डेथ हुई है उनके बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकी अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया, जिनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला हुआ था।
रूसी अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीरोविच पालाकोव का निधन हो गया, जिनके पास यह रिकॉर्ड था कि सिंगल स्टे में आज तक सबसे ज़्यादा लंबा समय इन्होंने ही अंतरिक्ष के अंदर बिताया है। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। फिर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जीन ल्यूक गोडार्ड, तो एक फ्रांस के फिल्म निर्माता थे जीन ल्यूक गोडार्ड, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। और फिर आखिर में है इंग्लैंड की मशहूर लेखिका हिलेरी मेंटल। ये इंग्लैंड की फेमस लेखिका थी और इनको 2 बार बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ था। हाल ही में इनकी भी डेथ हो गई है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होंगी? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इटली के अंदर हाल ही में जो चुनाव हुए थे वहां पर ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की जीत हासिल हुई है और इस पार्टी की अध्यक्ष हैं एक महिला जिनका नाम है जियोर्जियो मेलोनी। तो जियोर्जियो मेलोनी जो है ये होंगी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इनमें से किस कंपनी ने 6.4 अरब डॉलर में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण कर लिया है? तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी जो हैं ये दोनों ही भारत की सीमेंट उत्पादक कंपनियां हैं, लेकिन अब इनका अधिग्रहण कर लिया है अडानी ग्रुप ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अडानी समूह, जिसके चेयरमैन हैं गौतम अडानी। यहाँ पर आपको बता दूं कि इन दोनों ही कंपनियों में जो अभी तक हिस्सेदारी थी वो होलसिम कंपनी के पास थी। होलसिम कंपनी के पास 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी इन दोनों कंपनियों में। तो होलसिम कंपनी ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो अडानी ग्रुप को बेच दिया है। 9 सितंबर को किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस टीबी मुक्त भारत अभियान का नाम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, यानी कि इसका लक्ष्य है कि 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करना है। तो इसका शुभारंभ किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। जो 6 रोग यानी कि टीबी के मरीज हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निक्से 2.0 पोर्टल। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमेक्स 22 जो कि इसका 6ठा संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, जापान और भारत के बीच में जो नौसेना का अभ्यास होता है उसी को बोलते हैं जीमैक्स। तो इस बार इसका जो 6ठा संस्करण हुआ है वो 2 चरणों में आयोजित किया गया। जो इसका हार्बर फेज था यानी कि बंदरगाह चरण वो हुआ है भारत के विशाखापत्तनम में। इसी तरीके से इसका जो सी फेज हुआ है यानी कि समुद्री चरण वो आयोजित किया गया बे ऑफ बंगाल में, और यही यहाँ पर पूछा गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाता है कि इसमें भारत के कौन से नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया था, तो याद रखिए इसमें भारत के 3 नौसेना जहाजों ने पार्टिसिपेट किया। एक का नाम है आईएनएस सह्याद्री, दूसरे जहाज का नाम है आईएनएस कदमत और तीसरा जहाज है आईएनएस कवरत्ती। तो भारत के इन 3 नौसेना जहाजों ने जीमेक्स 22 के अंदर हिस्सा लिया था। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन सी फिल्म को घोषित किया गया है? यानी कि ऑस्कर 2023 के लिए भारत की कौन सी फिल्म है जिसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत की तरफ से भेजा गया है? तो इसका नाम है छेल्लो शो। छेल्लो शो एक गुजराती फिल्म है जिसका अंग्रेजी में मतलब है द लास्ट फिल्म शो, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है नलिन पैन। तो भारत की ये जो फिल्म है गुजराती फिल्म छेल्लो शो, इसको ऑस्कर 2023 के लिए भेजा गया है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो अंडर 17 लेवल का जो महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है ये इस बार भारत में हो रहा है। तो भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है और भारत में ये 3 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। एक तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, दूसरा गोवा का शहर मडगांव और तीसरा महाराष्ट्र का शहर नवी मुंबई। तो अगर आपसे राज्य पूछते हैं तो ये तीनों आपको बताने हैं, ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र, और शहर का नाम से आपसे पूछा जाए तो भुवनेश्वर, मडगांव और नवी मुंबई। सो यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नालसा के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश भी बन जाएंगे, क्योंकि
8 नवंबर 2022 को भारत के जो वर्तमान 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जस्टिस यूयू ललित का। तो उसके बाद ये बन जाएंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंदर बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो दवाइयों के उत्पादन में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसी को बल्क ड्रग कहा जाता है। तो बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। तो भारत के 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये 3 राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो योजना है उसके तहत 3 राज्यों के अंदर ये बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। इसमें से 2 राज्यों के अंदर ऑलरेडी पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला भी रख दी है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी ऐसे ही बनाया जाएगा। 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए? तो शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी जुलाई महीने में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो उनका जो राजकीय अंतिम संस्कार किया गया है वो हाल ही में 27 सितंबर को किया गया, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स भी आए थे और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। तो 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिन के लिए जापान का दौरा किया था। 28 सितंबर को किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जब पंजाब सरकार और जो हरियाणा की सरकार है दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, तो भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो जो चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इनमें से वो कौन सा शहर है जहां पर अब मेट्रो रेल शुरू हो चुकी है? तो ये शहर है अहमदाबाद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को अहमदाबाद के अंदर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 सितंबर को किसने केरल के अंदर कोची मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी है? तो कोची मेट्रो का जो 2nd फेज है उसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय नौसेना इनमें से किस कंट्री के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू 2022 में पार्टिसिपेट किया? तो काकाडू 2022 नाम का जो अभ्यास हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था और ऑस्ट्रेलिया के जिस शहर में हुआ था उसका नाम है डार्विन। तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में आयोजित किया गया था और इस तरीके से 14 देशों की नौसेनाओं ने इसके अंदर हिस्सा लिया था, जिसमें भारत भी शामिल था। तो भारतीय नौसेना ने भी काकाडू 2022 नाम के अभ्यास में हिस्सा लिया था। अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज गया था, तो उसका नाम है INS सतपुड़ा। भारत के नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डेज एंड थीम्स के बारे में है और इसी के साथ मैं आपको सितंबर महीने के जो सबसे इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर को। इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम रखी गई है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, यानी कि जातिवाद को खत्म करें और शांति स्थापित करें। अब इसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे। इस बार का विषय है ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ, यानी कि बेहतर भविष्य और जीवन के लिए कोकोनट यानी कि नारियल का उत्पादन। फिर इसके बाद 4 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। फिर इसके बाद 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। नेशनल टीचर्स डे होता है हर साल भारत में 5 सितंबर को, क्योंकि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका ये जन्मदिन होता है। फिर इसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया है नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसका विषय है द एयर वी शेयर। फिर इसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इस बार का विषय है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। फिर और आगे बढ़ते हैं, 10 सितंबर को मनाया गया है
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि सुसाइड रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि कार्रवाई के जरिए लोगों में आशा पैदा करें। फिर इसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस। भारत में हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका इस बार विषय है प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी। देन इसके बाद 15 सितंबर को ही भारत में होता है इंजीनियर दिवस। देन 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर इसी को शॉर्ट में वर्ल्ड ओजोन डे भी बोल देते हैं। तो इस बार का विषय क्या है, इस बार का यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस कम है। तो इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इसका इस बार विषय है मेडिकेशन सेफ्टी। देन इसके बाद 21 सितंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसका इस बार विषय है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। 21 सितंबर को ही एक अन्य दिवस मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। तो अल्जाइमर जो कि मस्तिष्क की एक बीमारी है, तो इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का विषय है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। फिर इसके बाद 23 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, जिसका इस बार विषय है साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। एक चीज और आपको यहाँ पर बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर इस साल भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति आसानी से साइन लैंग्वेजेस को सीख सकता है। जिसका नाम क्या है, उसका नाम है साइन लर्न। तो साइन लर्न नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 25 सितंबर को मनाया गया है अंत्योदय दिवस, जो कि भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है। फिर 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस बार का विषय है रीथिंकिंग टूरिज्म। देन इसके जस्ट बाद 28 सितंबर को मनाया जाता है रेबीज बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस। इसका इस बार विषय है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। देन इसके बाद 29 सितंबर, ये आखिरी है, यही आपको याद रखना है। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे, जिसका इस बार विषय है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। इस बार 29 सितंबर को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है विश्व समुद्र दिवस, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है ये हर साल जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है, और इस बार था 29 सितंबर को। इसका इस बार विषय है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने सितंबर के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो आपको इनको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 23 सितंबर को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? तो हॉकी इंडिया के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की, जो कि एक पूर्व ओलंपियन भी रह चुके हैं, यानी कि इन्होंने ओलंपिक गेम्स के अंदर भी हिस्सा लिया था, और अब इनको हॉकी इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया है। सितंबर 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो सितंबर महीने में भारत की यात्रा पर आई थी, और इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 7। तो ये जो समझौते हैं ये भारत और बांग्लादेश के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग के लिए किए गए हैं। इसमें एक समझौता ये भी है कि जो कुशियारा नदी है, तो कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के सहयोग से बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो देखिए बांग्लादेश के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रामपाल, और इस शहर के अंदर एक जगह है खुलना, यहीं पर बनाया गया है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल क्षमता है 1320 मेगावाट। तो ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है बांग्लादेश के खुलना में, इसी का उद्घाटन किया है हाल ही में दोनों कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। शेख हसीना और नरेंद्र मोदी दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन कर दिया है। HDFC बैंक ने इनमें से किस राज्य के अंदर बैंक ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है?
तो बैंक ऑन व्हील्स का मतलब ये है कि जिन गांव के अंदर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर इस तरीके से बसों के जरिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसको एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में शुरू किया है गुजरात राज्य के अंदर, और अगर ये सफल रहता है तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसको शुरू किया जाएगा। उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, जिसको आम भाषा में ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, तो इसको नियंत्रित करने और रोकने की पहल के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत के इनिशिएटिव को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत के नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, और इसी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। सो आंसर होगा अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 15 सितंबर को केंद्र सरकार किस राज्य की सरकार और उस राज्य के 8 आदिवासी समूहों के बीच में एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। तो असम राज्य के 8 विद्रोही समूहों ने हाल ही में केंद्र सरकार और असम सरकार के साथ में समझौता किया है, यानी कि अब वो हिंसा का रास्ता तय करके मुख्य धारा में आएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा असम राज्य सरकार के साथ में और केंद्र सरकार के साथ में समझौता हुआ है। ये समझौता नई दिल्ली के अंदर हुआ था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। 29 सितंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनका 36वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। सो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नेशनल गेम्स हैं ये पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा था गुजरात। तो गुजरात के टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था जिसमें से एक अहमदाबाद भी है। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो सितंबर महीने में ही इसका ऑफिशियल मैस्कट भी लॉन्च किया था, लेकिन याद रखिएगा इसका आधिकारिक जो शुभंकर है उसको लॉन्च किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। इन गेम्स का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, जबकि इसका शुभंकर किसने लॉन्च किया था? अमित शाह ने। तो इसका जो ऑफिशियल मैस्कट है इसका नाम है सावज। सावज गुजराती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शावक, यानी कि शेर का बच्चा। क्योंकि आप जानते हैं गुजरात जो है जो कि इसकी मेजबानी कर रहा था वो वहाँ पर एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, तो उसी के चलते इसको यहाँ पर ऑफिशियल मैस्कट बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में कौन से स्थान पर पहला मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ है? तो जम्मू कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स हाल ही में ओपन किया गया है यहाँ की समर कैपिटल श्रीनगर में। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि पहले ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी और अभी 30 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो पुरस्कार विजेता हैं उनको फाइनली पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट एक्टर कौन थे? बेस्ट एक्टर 2 थे, एक तो सूर्या और दूसरे अजय देवगन। सो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन के लिए लिख दिया है, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सुमंत कथपालिया को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है? तो सुमंत कथपालिया जो हैं ये इंडसइंड बैंक के अभी तक एमडी और सीईओ थे, एक बार फिर से इन्हीं को 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। सो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। आयुर्वेद दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? देखिए जो आयुर्वेद दिवस होता है यह हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है, यानी कि जो धन्वंतरी जयंती होती है उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार ये है 23 अक्टूबर को। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इस बार के आयुर्वेद दिवस की थीम रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद। यहाँ पर आपको बताना है कि पोषण अभियान को लागू करने के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पोषण अभियान जो है ये भारत में कुपोषण को समाप्त करने के लिए 2018 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर इसको लागू करने में जो राज्य सबसे आगे है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स, यानी कि लॉकडाउन के दौरान कौन से राज्य ने पोषण अभियान को सबसे बेहतर तरीके से लागू किया, उसके आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है।
तो इसमें आपको मेनली 3 नाम याद रखने हैं। एक तो आप याद रखिएगा, बड़े राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर टॉप किया है महाराष्ट्र ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। इसी तरीके से छोटे राज्यों में यहाँ पर टॉप किया है सिक्किम राज्य ने। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टॉप किया है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव ने। पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि इंदौर। और इसके लिए हाल ही में इंदौर जो स्मार्ट सिटी है उसने पता नेविगेशंस नाम की एक कंपनी के साथ में समझौता किया है। यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस होगा उसको एक छोटे से कोड के अंदर बदल दिया जाएगा, जिससे जो कंपनियां हैं उनको सही लोकेशन तक पहुंचने में आसानी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस देश की मशहूर लेखिका हिलेरी मेंटल का निधन हो गया है? तो हिलेरी मेंटल जो है ये इंग्लैंड की एक मशहूर लेखिका थी और इनको दो बार इनको बुकर प्राइज भी दिया गया था। एक बार तो इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बुक इन्होंने ली है जिसका नाम है वुल्फ हॉल। एक बार इनको वुल्फ हॉल नाम की पुस्तक के लिए, और दूसरा इनको जो बुकर प्राइज दिया गया था वो ब्रिंग अप द बॉडीज। तो इन 2 किताबों के लिए इनको 2 बार बुकर प्राइज दिया गया था और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर होगा इंग्लैंड। 10 सितंबर को प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल का निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे? तो भारत के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल की हाल ही में डेथ हो गई है, जो कि भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके ये महानिदेशक भी रह चुके हैं। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है और ये यूपी से थे। उत्तर प्रदेश के झांसी में इनका जन्म हुआ था, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है इसी वीडियो के अंदर कि इनको साल 2021 के अंदर देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, यानी कि पद्म विभूषण। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नेपाल। क्योंकि भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, ये हाल ही में सितंबर महीने में नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे। और जैसा कि परंपरा है, जब भी भारत के जो सेना प्रमुख हैं नेपाल जाते हैं या फिर जब भी नेपाल के सेना प्रमुख भारत आते हैं तो उनको उसी कंट्री के सेना प्रमुख के तौर पर ट्रीट किया जाता है और मानद रैंक से भी सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने भारत के सेना प्रमुख को नेपाल के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस शहर के अंदर भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो कार्बन फाइबर जो मटेरियल होता है ये किसी भी मेटल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसके निर्माण के लिए भारत में एक प्लांट स्थापित किया जाएगा गुजरात के हजीरा में, और ये अनाउंस किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 सितंबर 2022 को किसने अमेरिका के अंदर इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु को लॉन्च किया है? तो इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु को लॉन्च किया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भारत के पीयूष गोयल हैं वो अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे और उसी दौरान इन्होंने इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा और उनको अपस्किल किया जाएगा। तो यहाँ पर सेतु का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। 8 सितंबर 2022 को भारत और जापान के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई है? तो इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत और जापान के बीच में दूसरी 2+2 डायलॉग हाल ही में आयोजित की गई थी जापान की राजधानी टोक्यो में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री यहाँ पर शामिल होने के लिए टोक्यो की यात्रा पर गए थे। सीबी जॉर्ज को किस कंट्री के अंदर भारत का राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है? तो सीबी जॉर्ज जो हैं ये इससे पहले तक कुवैत में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब इनको जापान में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जापान के नए राजदूत कौन बन गए हैं? सीबी जॉर्ज। इसी तरीके से विभिन्न कंट्रीज के अंदर हाल ही में भारत के नए राजदूत या फिर उच्चायुक्त बने हैं। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि सितंबर महीने के अंदर बने हैं। इनमें से जो ऊपर के 4 हैं कम से कम इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीबी जॉर्ज जापान के अंदर बने हैं। नीता भूषण को न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर भारत की उच्चायुक्त बनाया गया है। अमित कुमार बने हैं दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत, और संजय कुमार वर्मा को कनाडा के अंदर भारत का नया हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बना दिया गया है।
6 सितंबर 2022 को इनमें से किस क्रिकेटर ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट सहित क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर इमेज देखकर ही आप समझ गए होंगे, ये हैं भारत के मशहूर क्रिकेटर सुरेश रैना। इन्होंने वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2020 में ही संन्यास ले लिया था और अब इन्होंने घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। किस भारतीय शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में ऐसे शहरों को शामिल किया जाता है जो कि जीवन पर्यंत लर्निंग को प्रमोट करते हैं। तो हाल ही में भारत के टोटल 3 शहरों को चुना गया है, एक तो त्रिशूर, दूसरा नीलांबुर और तीसरा वारंगल। त्रिशूर और नीलांबुर जो हैं ये दोनों ही हैं केरल राज्य के अंदर, और जो वारंगल है ये है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सितंबर 2022 में भारतीय सेना ने कौन से स्थान पर पर्वत प्रहार नाम का युद्धाभ्यास किया? तो पर्वत प्रहार नाम का युद्धाभ्यास किया है इंडियन आर्मी ने लद्दाख में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2022 को किस रूप में मनाया गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है ये हर साल सितंबर महीने को मनाता है पोषण माह के रूप में। तो पोषण माह मनाया गया है सितंबर में। इसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के नेशनल न्यूट्रिशन वीक की थीम रखी गई थी सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। बिहार में किस नदी के ऊपर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि नीतीश कुमार, उन्होंने हाल ही में बिहार के अंदर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है फाल्गु नदी के ऊपर। तो ये जो डैम है ये फाल्गु नदी के ऊपर बनाया गया है बिहार के गया में। तो ये शहर भी याद रखिएगा, बिहार के गया में फाल्गु नदी के ऊपर देश का सबसे बड़ा रबर बांध बनाया गया है। अब क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है टोटल 411 मीटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर के अंदर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस बार लता मंगेशकर जी की जयंती के अवसर पर अयोध्या शहर के अंदर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीणा की आकृति में अयोध्या शहर के अंदर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। और लता मंगेशकर जो कि भारत की महान गायिका हैं, उनकी डेथ इसी साल हुई थी 6 फरवरी 2022 को। और उनका जन्म किस दिन होता है? 28 सितंबर को। हाल ही में 28 सितंबर 2022 को उनकी 93वीं जयंती मनाई गई है और उसी अवसर पर इसका उद्घाटन भी किया गया। मोहम्मद बिन सलमान किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? अगर आपने मेरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी होंगी तो इसमें से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। उस महिला का नाम यहाँ पर आपको बताना है जिसकी मौत के बाद ईरान के अंदर हिजाब को लेकर के व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है महसा अमीनी। तो महसा अमीनी जो है ये ईरान की एक महिला थी और ठीक तरीके से हिजाब ना पहनने के आरोप में इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और उसी दौरान इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तैराक कौन बन गए हैं? तो देखिए जो नॉर्थ चैनल है ये उत्तरी आयरलैंड और जो स्कॉटलैंड है उसके बीच का जल क्षेत्र है। तो इसको पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के जो पहले तैराक बने हैं उनका नाम है एल्विस अली हजारिका। और एल्विस अली हजारिका जो है ये हैं असम राज्य से। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना था? यानी कि आपको बताना है कि भारत का विदेशी कर्ज जो है ये पिछले वित्त वर्ष के अंत तक कितना था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 620.7 बिलियन डॉलर। और पिछले एक साल में भारत के अंदर 8.2% विदेशी कर्ज बढ़ा है, क्योंकि पिछले बार था 573.7 बिलियन डॉलर और अब हो चुका है 620.7 अरब डॉलर। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक वायु प्रदूषण को कितने % तक कम करने के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40%।
यानी कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू किया गया है उसका मेन लक्ष्य है कि 2025-26 तक भारत में वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। तो ये इसका लक्ष्य है और इसमें भारत के 131 शहरों को चेक किया जाएगा, यानी कि उनकी एयर क्वालिटी के आधार पर उनको रैंक किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, 131 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर आप देखकर ही पहचान गए होंगे, झूलन गोस्वामी। ये भारत की मशहूर गेंदबाज हैं। तो ये पश्चिम बंगाल से आती हैं और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो महिला एक दिवसीय क्रिकेट है उसके अंदर इनके पास सबसे ज़्यादा विकेट लेने का भी रिकॉर्ड है, क्योंकि इन्होंने महिला वनडे में 255 विकेट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित होंगे और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल है, भारत की 12वीं मैराथन कंपनी कौन सी बन गई है? दूसरा सवाल है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? और तीसरा सवाल है कि वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। और इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे सितंबर महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी बताई, ताकि एग्जाम के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कॉन्फिडेंटली कर पाएँ। तो इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है और इसकी नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करनी है, जो कि एग्जाम टाइम के अंदर आपको जल्दी से रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।